इफ यू आर समवन जो अपनी लाइफ के पर्पस के खोज में है, देन माई फ्रेंड दिस वीडियो इज फॉर यू। हे एवरीवन, आई एम रुद्रवीणा एंड वेलकम टू अनटोल्ड स्टोरीज। इकिगाई इस जापानीज वर्ड का मतलब होता है अ रीजन टू लिव, यानी लाइफ को जीने के लिए एक ऐसे पर्पस का होना जो अपने आप में एक मोटिवेशन है, जो आपको रोज सुबह एक ड्राइव, एक एक्साइटमेंट के साथ जगाता हो। कहते हैं कि हम सबका अपना एक पर्पस, एक इकिगाई होता है जो हमारे ही अंदर छुपा होता है। मगर क्या आपने नोटिस किया है कि कुछ लोगों को अपने लाइफ का पर्पस बहुत पहले पता चल जाता है, बट ऑन द अदर हैंड कुछ लोगों की जिंदगी बस यूं ही डायरेक्शनलेस होकर कटती रहती है। इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ सैड कि कुछ लोग अपनी लाइफ को बस सर्वाइवल मोड में जीते रहते हैं और अंत तक अपनी लाइफ का पर्पस नहीं ढूंढ पाते। तो हम ये कैसे फाइंड आउट करें कि हमारी लाइफ का असली पर्पस, हमारा इकिगाई क्या है? इस बुक में ऐसे 4 इंपॉर्टेंट सवाल दिए हैं जो हम खुद से पूछकर अपने लाइफ के इकिगाई को पा सकते हैं। और वो 4 सवाल हैं। नंबर 1, व्हाट डू यू रियली लव? ऐसा कौन सा वो काम है जो आपको करना इतना अच्छा लगता है कि समय कैसे बीत जाता है आपको पता भी नहीं चलता। नंबर 2, व्हाट आर यू गुड एट? ऐसी कौन सी वो स्किल है जिसमें आप अच्छे हैं। नंबर 3, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स? ऐसी कौन सी वो चीज है या सर्विस है जिसकी सोसाइटी को, दुनिया को जरूरत है। नंबर 4, व्हाट कैन यू बी पेड फॉर? ऐसी कौन सी स्किल या सर्विस है जिसके लिए लोग आपको पे कर सकते हैं। इन चारों सवालों के जवाब जहां ओवरलैप कर जाते हैं वो है आपका इकिगाई। कभी कभी इन सवालों के सही जवाब पाने के लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। खुद को, खुद की पसंद नापसंद को, खुद की आदतों को जानना और परखना पड़ता है। मगर एक बार इन सवालों के जवाब मिल जाए तो आने वाला हर दिन, हर सेकंड मीनिंगफुल बन जाता है। अपना पर्पस ढूंढ लेने से लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को भी आप करेज और एक पीसफुल माइंडसेट के साथ फेस करने लगते हो। आप ये रियलाइज कर लेते हो कि वो पर्पस ही इम्पोर्टेंट है और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो टेम्पररी, जस्ट लाइक अ पासिंग क्लाउड। इकिगाई की इस बुक में ना सिर्फ अपनी लाइफ के पर्पस को ढूंढने का तरीका बताया गया है, पर इसमें और भी कई अमेजिंग फैक्ट्स और टिप्स हैं जो एक हेल्दी, हैप्पी, माइंडफुल और लंबी जिंदगी जीने का ब्लूप्रिंट है। हमने ये कई बार सुना होगा कि आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर सबसे तेज नहीं भागोगे तो अपॉर्चुनिटीज मिस कर दोगे। और इस चक्कर में सब भाग ही रहे हैं। और इस रैट रेस में एक टाइम के बाद हर दिन इतना मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्टिंग हो जाता है कि आराम एक रेयर लग्जरी बन जाता है और अपनी पसंद के किसी काम के लिए, अपनी हॉबी के लिए टाइम निकालना इम्पॉसिबल। एंड टू कोप अप विद द होपलेसनेस दैट फॉलोज, हम अपने सारे फीलिंग्स, इमोशंस और एक्सपेक्टेशंस को अपनी जर्नी से ही हटा देते हैं एंड वी स्टार्ट लिविंग अ वेरी मैकेनिकल लाइफ, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन आएगा जब हम रिटायर हो जाएंगे और तब थोड़ा रुक कर जिंदगी को फील करने का टाइम मिल जाए। शायद रिटायरमेंट के बाद ही वो चीजें कर पाएंगे जो हमें एक्चुअली अच्छी लगती हैं, खुशी देती हैं। लेकिन क्या सचमुच ये पॉसिबल हो पाता है? और क्या इस टॉक्सिक साइकिल को एंड करना पॉसिबल है? इकिगाई की इस बुक में जापान के एक ऐसी जगह की बात की गई है जहां रहने वाले लोगों का लाइफ स्पैन दुनिया में सबसे ज्यादा है। इस जगह का नाम है ओकिनावा आइलैंड। यहाँ के लोगों की लाइफ लंबी होने के साथ साथ हैप्पी और फुलफिलिंग भी है। इनफैक्ट इनकी खुश रहने की आदत और इनकी लाइफस्टाइल, यही उनकी लंबी उम्र का राज है। इस ओकिनावा आइलैंड की नॉर्दर्न पार्ट में ओगीमी नाम का एक गांव है जहाँ रहने वाले लोगों की एवरेज उम्र पूरे ओकिनावा आइलैंड पे रहने वाले लोगों की एवरेज उम्र से भी ज्यादा है। इस बुक के राइटर्स उस जगह को विजिट करते हैं टू फाइंड आउट देयर सीक्रेट रेसिपी टू अ लॉन्ग, हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। एज सून एज दे रीच देयर, उन्हें रियलाइज होता है कि वहाँ कोई रैट रेस नहीं चल रही। इनफैक्ट पीपल ऑफ ओकिनावा एंड स्पेसिफिकली ओगीमी लिव अ स्लो एंड माइंडफुल लाइफ। ओगीमी गांव के लोग ऐसा क्या अलग करते हैं जो न सिर्फ उनकी उम्र को बढ़ाता है लेकिन उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी एनहांस करता है? लेट्स एक्सप्लोर इट। रिकनेक्टिंग विथ नेचर। ओगीमी विलेज एक ऐसी जगह है जहां नेचर इज एट इट्स पीक। ढेर सारे पेड़, साफ हवा, स्वच्छ पानी। वहाँ के सभी लोग नेचर से बहुत डीपली कनेक्टेड हैं।
नेचर के प्रति अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए उनके अपने कुछ रिचुअल्स हैं जो वहाँ की कम्युनिटी फॉलो करती है। जेंटल बट कंसिस्टेंट मूवमेंट्स एंड एक्सरसाइजिंग। वहाँ के लोग अपने दिन की शुरुआत कुछ जेंटल एक्सरसाइजेस के साथ करते हैं। गार्डनिंग इज वन ऑफ देयर फेवरेट हॉबीज। ओगीमी में काफी लोग आपको सुबह सुबह गार्डनिंग करते हुए दिख जाएंगे। वहाँ लगभग हर इंसान की एज 80 to 116 ईयर्स के बीच है, पर वो आपको हमेशा किसी काम में लगे हुए या चलते हुए दिखाई देंगे। दे प्रेफर वॉकिंग और साइकिलिंग ओवर एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। देयर इज नथिंग लाइक रिटायरमेंट। सिटी रैट्स लाइक अस आर सो अनहैप्पी विद आवर लाइव्स कि हम काफी यंग एज से ही अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। इट समवॉट फील्स लाइक अ गुड एस्केप फ्रॉम द करंट रियलिटी। मगर सरप्राइजिंगली ओगीमी के लोग कभी रिटायरमेंट ही नहीं लेते। इनफैक्ट वो अपने लाइफ के आखिरी समय तक एक्टिव रहना और काम करना पसंद करते हैं। यू नो व्हाई? क्योंकि उन सबके पास उनका इकिगाई, उनके लाइफ का पर्पस है। किसी ने अपना इकिगाई पेंटिंग में पाया है, किसी ने गार्डनिंग में, किसी ने डांसिंग में या किसी और स्किल में, पर सबके पास अपना एक पर्पस है जिसके लिए वो रोज जीते हैं और इसीलिए उनका काम उन्हें खुशी देता है। वो अपना कोई भी काम पूरे फोकस और माइंडफुलनेस के साथ करते हैं। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू नो मल्टीटास्किंग। अपनी मेंटल और फिजिकल एनर्जी को इफेक्टिवली यूज करते हुए ओगीमी के लोग एक टाइम पर सिर्फ एक ही टास्क पे फोकस करते हैं। दे कंप्लीटली अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस एंड मल्टीटास्किंग। समथिंग दैट वी डोंट रियलाइज, ब्रेन मल्टीटास्किंग करते समय एक काम से दूसरे काम पर बार बार स्विच करता है और इसी में ब्रेन की सारी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है और हम उसमें से किसी एक टास्क को भी अपने 100% पोटेंशियल के साथ अच्छे से अकम्प्लिश नहीं कर पाते। हमारा टारगेट बस इतना बन के रह जाता है कि कम टाइम में साइमल्टेनियसली ज्यादा से ज्यादा काम करके खत्म कर दो। एंड इन दिस रेस हम ना किसी एक काम पर फोकस कर पाते हैं, ना अपना 100% पोटेंशियल यूज कर पाते हैं और प्रोसेस को एंजॉय करना ही भूल जाते हैं। This eventually drains out your mental and physical energy and you start experiencing fatigue. रिसर्च में पाया गया है कि मल्टीटास्किंग से अप्रोक्सीमेटली 60% प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। IQ लगभग 10 पॉइंट से गिर जाता है। काम में गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फोकस करने की क्षमता बहुत ज्यादा गिर जाती है। क्रिएटिविटी कम हो जाती है और धीरे धीरे कोई भी काम रिवॉर्डिंग नहीं लगता। एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू डिप्रेशन। ऑन द अदर हैंड, एक टास्क पे फोकस करना ब्रेन को शार्प करता है, चीजें याद रखने की कैपेसिटी बढ़ाता है, हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और काम में गलतियां भी कम होती हैं। ऑल्सो ओवरऑल लाइफ में भी हम काम और कंपोज्ड हो जाते हैं। ओगीमी के लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल अपने इकिगाई को फॉलो करने के लिए डिजाइन की है। वो दिन भर किसी न किसी टास्क में लगे रहते हैं और अपने माइंड और बॉडी को एक्टिव रखते हैं। मगर हाँ, दे डो नॉट प्रेफर मल्टीटास्किंग और वो एक समय पे एक ही काम पे फोकस करते हैं और पूरी प्रोसेस को एंजॉय करते हैं। उनके इसी माइंडसेट की वजह से उनके रोजमर्रा के काम जैसे खाना बनाना, गार्डनिंग करना, कपड़े और बर्तन साफ करना, ये सब भी एक तरह का मेडिटेशन बन गया है। एंड दैट्स व्हाई दे आर द मोस्ट प्रोडक्टिव पीपल अलाइव डिस्पाइट ऑफ देयर ओल्ड एज। हैविंग अ गुड कम्युनिटी। ओगीमी विलेज के लोगों की लाइफ का एक और फैक्टर है जो उन्हें हेल्दी, एक्टिव और एंथुजियास्टिक रहने में मदद करता है, और वो है अपने कम्युनिटी में उनकी डीप इन्वॉल्वमेंट। ओगीमी के लोग हमेशा कोई ना कोई कम्युनिटी इवेंट जैसे डांस और सिंगिंग इवेंट या गेम्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं जिसमें सारे लोग एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करते हैं। इट मेक्स देम फील यंग अगेन। कम्युनिटी गैदरिंग्स हो या रोज गांव में होने वाले छोटे छोटे गेट टुगेदर्स, यहाँ लोगों से मिलना, बैठकर बातें करना बहुत चेरिश किया जाता है। अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देने में, यहाँ तक फाइनेंशियली मदद करने में भी ओगीमी के लोग हमेशा आगे रहते हैं। अपनी कम्युनिटी को लेकर हम सबका अलग अलग एक्सपीरियंस या ओपिनियंस हो सकते हैं, किसी के पॉजिटिव तो शायद किसी के नेगेटिव भी, बट वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट अ कम्युनिटी प्लेज अ की रोल इन शेपिंग आवर लाइव्स। और अगर आप एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा हैं जो आपको सपोर्ट करती है, आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, और हो सकता है छोटे मोटे डिफरेंसेस भी हों, पर फिर भी अगर जरूरत के समय वो कम्युनिटी आपके साथ खड़ी मिलती है,
तो ट्रस्ट मी, यू हैव हिट अ जैकपॉट। फूड एंड द 80% रूल। हमारा खाना और खाने से जुड़ी आदतें हमारी डेली लाइफ को काफी इन्फ्लुएंस करती हैं। हमारा खाना ना सिर्फ हमारी बॉडी को मगर माइंड को भी नरिश करता है। जापान के कल्चर में एक बहुत ही फेमस एडवाइस दी जाती है, ईट ओनली टिल योर स्टमक इज 80% फुल। जब आप अपना पेट पूरा भर देते हो तो बॉडी की सारी एनर्जी उस खाने को ही डाइजेस्ट करने में यूज हो जाती है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि भरपेट खाना खाने के बाद योर बॉडी एंड माइंड फील्स वेरी टायर्ड और आपको सो जाने का मन करता है। ओगीमी के लोग बेसिकली कम खाने के लिए एक छोटी सी ट्रिक यूज करते हैं। वो थाली में बहुत सारे बोल्स अरेंज करते हैं और उसमें खाना रखते हैं, तो ब्रेन को ये इल्यूजन हो जाता है कि अगर खाने में इतने सारे आइटम्स हैं तो हम ज्यादा ही खाना खा रहे होंगे। सो दे ट्रिक देयर माइंड टू फील सैटिस्फाइड इवन आफ्टर फिलिंग 80% ऑफ देयर स्टमक। इससे वो दिन भर एनर्जेटिक फील करते हैं एंड इट हेल्प्स देयर बॉडी टू मूव एंड टू डू द वर्क दैट दे लव। वाबी साबी, एम्ब्रेस द इम्परफेक्शंस। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन्स जो हमें इस बुक से सीखने को मिलता है। एम्ब्रेस द इम्परफेक्शंस, इसी का जापानीज टर्म है वाबी साबी। दुनिया की हर चीज इम्परफेक्ट है, हम सब इम्परफेक्ट हैं और इसी वजह से हम सब अलग और यूनिक हैं। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ नेचर। इट इज ओके टू फोकस ऑन एस्थेटिक्स व्हेन इट कम्स टू द मटेरियल वर्ल्ड इफ दैट इज व्हाट मेक्स यू हैप्पी, बट व्हेन इट कम्स टू योरसेल्फ प्लीज रिमेम्बर कि नेचर ने हमें एस्थेटिक नहीं ब्यूटिफुल बनाया है एंड ऑल आवर इम्परफेक्शंस एड ऑन टू दैट ब्यूटी। जापानीज कल्चर में कुछ ऐसी स्पेशल टेक्निक्स हैं जो टूटी हुई चीजों को जोड़ने के लिए यूज की जाती हैं। ऑफ कोर्स वो चीजें जोड़ने के बाद पहले की तरह परफेक्ट नहीं दिखती, लेकिन जिस मेथड का यूज करके उसे जोड़ा जाता है इट एड्स टू द ब्यूटी। फॉर एग्जाम्पल, जापान में किंटसुगी नाम का एक मेथड है जिसे टूटे हुए सिरामिक्स या मिट्टी के पॉट्स को जोड़ने में यूज किया जाता है। इस मेथड में वेसल के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ने के लिए एक स्पेशल गोल्डन लैकर का इस्तेमाल किया जाता है और इससे उस वेसल पर एक बहुत ही सुंदर और यूनिक गोल्ड डिजाइन बन जाती है, विच इज नॉट परफेक्ट बट एब्सोल्युटली गॉर्जियस एंड वन ऑफ इट्स काइंड। जापानीज कल्चर में कहते हैं कि वेसल को उस स्पेशल लैकर के साथ जोड़ने पर वो इम्परफेक्ट गोल्डन लाइंस वेसल की हिस्ट्री को छुपाने के बजाय उसे ब्यूटिफुली एनहांस करती हैं। एंड इट बेसिकली वर्क्स एज अ रिप्रेजेंटेशन of seeing beauty and imperfections and embracing them. And last but not the least, stay curious and keep learning till your last breath. I am pretty sure that we've all heard this from our elders at some point कि अरे ये थोड़ी कोई उम्र होती है पढ़ने की या सीखने की, या फिर इसका थोड़ा सा टफ वर्जन, अच्छा अब तू हमें सिखाएगा। I am sure we have all had a dose of this. On a serious note, जनरेशन गैप इसी कॉन्फ्लिक्ट का नाम है। ये कॉन्फ्लिक्ट अपडेटेड ना रहने से या सीखना बंद कर देने से होती है, मगर ओगीमी गांव के लोग आर एन एक्सेप्शन टू दिस एंड दे आर ट्रूली एन इंस्पिरेशन। यहाँ पर कोई नई चीज सीखने के लिए और उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए एज फैक्टर रेलेवेंट ही नहीं है। ओगीमी के लोग जब अपनी 100 साल की उम्र भी पार कर देते हैं तब भी वो एक्टिव रहते हैं, नई नई चीजें सीखने के लिए क्यूरियस रहते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ये क्यूरियोसिटी ही है जो उन्हें अंदर से कभी बूढ़ा नहीं होने देती। दे ऑलवेज फील यंग एंड एंथुजियास्टिक, और यही रीजन है कि वो अंत तक अपनी लाइफ को पूरी तरीके से जी लेते हैं। दे डोंट स्ट्रेस आउट ऑन द थिंग्स दैट आर बियॉन्ड देयर कंट्रोल एंड दैट्स व्हाई दे ट्रूली फील अलाइव टिल देयर लास्ट ब्रेथ। इट्स वेरी आयरॉनिक कि कैसे ये बुक दुनिया के सबसे ज्यादा बूढ़े लोगों की आबादी वाले गांव पर बेस्ड है, लेकिन फिर भी इसमें आज की जनरेशन के लिए इतने सारे इंस्पायरिंग लेसन्स हैं जो हमें इस लाइफलेस मैकेनिकल रैट रेस से बाहर निकालकर जिंदा इंसान की तरह लाइफ को एक्सपीरियंस करने में और उसका हर सेकंड एंजॉय करने में मोटिवेट करते हैं। आई होप इकिगाई की ये बुक समरी आपको इंस्पायरिंग लगी हो। व्हाट आर योर प्लान्स टू मेक योर लाइफ बेटर? लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। अनटोल्ड स्टोरीज के इस वीडियो में आज इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, नमस्ते।